नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 22 यानी यूज़ ऑफ शैल हैव एंड विल हैव पर बात करने जा रहा हूँ। बंधुओं, अभी तक हम लोगों ने ईजेम आर वाज वेयर और शैल बी विल बी की सहायता से वर्तमान समय में किसी कर्ता की स्थिति, अस्तित्व, उसके गुण दोष के बारे में बात करी थी और हैज़, हैव तथा हैड की सहायता से वर्तमान समय में और पिछले समय में किसी कर्ता के अधिकार में कुछ होने की बात करी थी। वर्तमान समय में ईजेम आर की सहायता से हम लोगों ने सेंटेंस बनाए थे, जैसे मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड, या मैं लड़का हूँ तो आई एम अ बॉय। मैं लड़का था, अगर पिछले समय की बात करें वाज वेयर की सहायता से, तो आई वॉज अ बॉय। और मैं लड़का बनूंगा या मैं अच्छा बनूंगा तो आई विल बी गुड। उसी प्रकार से वर्तमान समय में रखने के अर्थ में हम लोगों ने बात करी थी कि मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम था, अगर पिछले समय में रखने की बात हो तो आई हैड ए पेन। उसी प्रकार भविष्य में कुछ रखने या कुछ अधिकार में होने के अर्थ में अगर बात करना हो तो हम वहाँ शैल या विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम होगी तो आई विल हैव अ पेन या आई शैल हैव अ पेन। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। शैल और विल की सहायता से हम लोगों ने पहले ही कंस्ट्रक्शन कर लिया है। हम लोगों ने वर्तमान समय में, पिछले समय में और आने वाले समय की बात करी थी। तो आने वाले समय में किसी कर्ता के स्थिति, अस्तित्व या उसके गुण दोष के बारे में बात करने के लिए हम लोगों ने शैल, विल और बी का इस्तेमाल किया था। यहाँ रखने की बात है, इसलिए बी की जगह पे हम लोग हैव लगा रहे हैं। अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ वहाँ बी था और यहाँ हैव का प्रयोग करके हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यह भी आने वाले समय की ही बात है, लेकिन वहाँ बढ़ने की बात थी, यहाँ रखने की बात है। वहाँ हम लोगों ने क्या कहा था, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। यहाँ कह रहे हैं मेरे पास डॉक्टर होगा, डॉक्टर होगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव अ डॉक्टर। बेसिक अंतर देख लीजिए, यहाँ बी है, बी का मतलब ये खुद बनाएगा, और हैव है, हैव का मतलब इसके पास होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वह स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव और प्लस नाउन और प्लस फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और आपको पता है कि क्या पता है, इससे पहले कि हम लोग पता है वाली बात करें, पहले यहाँ देख लें शैल या विल कहाँ प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है यूज़ ऑफ शैल बी विल बी वाले केस में, कि जनरली हम फर्स्ट पर्सन के साथ, मैं उसको केवल रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार फिर से जाकर के उस चैप्टर को देख लें, यूज़ ऑफ शैल बी विल बी, और उस पर जो वीडियो बना हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, यानी आई और वी के साथ नॉर्मल स्थिति में, और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर कर्ता की बातों से लगता हो कि भी काम की बात हो रही है, जिस चीज़ की भी बात हो रही है उसमें कहीं न कहीं कर्ता के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय की बात हो रही है, तो हम जहाँ शैल लगाते हैं वहाँ विल का प्रयोग करते हैं यहाँ, और जहाँ विल लगाते हैं वहाँ शैल। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल, यानी घालमेल है। लेकिन फिर भी आप इतना ध्यान रखें कि जनरली हम शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये उम्मीद है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल, ये नॉर्मल स्थिति है। दूसरी चीज़ है हैव के बारे में। एक बात ध्यान रहे, यहाँ जब भी है तो हैव ही होगा, हैव ही रहेगा। किसी भी स्थिति में हैड या कुछ और नहीं हो सकता है। ये जब भी है तो हैव ही रहेगा, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मेरे पास कलम होगा तो आई विल हैव अ पेन या आई शैल हैव अ पेन, लेकिन हैव ही रहेगा, ये हैड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बस यूँ समझ लीजिए कि इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो भी छेड़छाड़ करना है, आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए हमको शैल या विल की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि हमें अगर किसी सेंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता हो तो हम उसका इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाला एक्जुलरी, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाला एक्जुलरी यही है। इस मामले में हमको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के मामले में इनसे कोई बहुत ज़्यादा
मतलब नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको अगर हम इससे पहले रख देंगे तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा, इसके बाद अगर हम नॉट जोड़ दें तो ये निगेटिव फॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए लिखना हो कि उसके पास एक कलम होगी, क्या लगा देते हैं, क्या उसके पास एक कलम होगी, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव की जगह हैव ही रहेगा, ये हैज या हैड नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हैव की जगह, इससे फिर मत पढ़िएगा कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो ये नहीं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो इसके अनुसार ये घूम रहा है, क्योंकि नियरेस्ट इसका यही है, ये इसके बाद वाला है, तो बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा, हैव है हैव ही रहेगा, है ना, तो यहाँ हैज होगा ना हैड होगा, हर स्थिति में वही रहेगा। तो विल ही हैव अ पेन। अगर नेगेटिव ही बनाना हो तो क्या हो जाएगा, तो विल ही नॉट, चूंकि हैव के पहले आएगा, आपको पता है कि सेल विल से गाइड होगा, तो विल ही नॉट हैव अ पेन, हैव अ पेन। ध्यान रखें, नॉट हैव से पहले होगा, हैव के बाद नहीं, क्योंकि ये गाइड हो रहा है सेल विल से, ना कि हैव से। उम्मीद है इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा, अगर इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन, या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ आपको कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना हो इसके साथ, जैसे हम लोगों के पास ज्ञान क्यों होगा, तो वाई विल, या अगर सेल का प्रयोग करना चाहें, क्योंकि पता ही है कि हम अगर स्ट्रॉन्गनेस की बात करते हैं तो विल लगाते हैं, लेकिन नॉर्मल स्थिति में हम सेल ही प्रयोग करते हैं, तो वाई सेल वी हैव नॉलेज। अगर नेगेटिव भी बनाना हो, हम लोगों के पास ज्ञान क्यों नहीं होगा, अगर हम इसको कर दें नहीं होगा, तो वाई सेल वी और यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे, नॉट हैव नॉलेज। उम्मीद है यह स्ट्रक्चर भी अब क्लियर हो गया होगा। और अब अगर बात करें तो इसका भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव या जो भी है स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नॉट जोड़ करके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना हो तो ये बन जाएगा। फिर मैं एक बात कहूँगा कि अभी तक में आपने अब नंबर भी पढ़ लिया है और आर्टिकल भी पढ़ लिया है, तो अब इन दोनों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अब जो भी आप सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि उसका पोलराइजेशन की क्रिया की गई होगी, तो अगर पोलराइजेशन की क्रिया की गई होगी तो आपको नंबर के बारे में ख्याल रखना है, और अगर आर्टिकल के बारे में बात की गई है तो आर्टिकल का भी ख्याल रखना है। तो ये दोनों चीज़ें अब आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर बेसिक तौर पे बात करें तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, अभी तक में आप लोगों ने 6 6 6 और फिर 6 6 6 यानी 12 छतरी 18 दूनी 36 स्ट्रक्चर, अभी तक आप लोगों ने 36 स्ट्रक्चर्स को देख लिया है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ईजेमार की सहायता से आप लोगों ने 6 स्ट्रक्चर बनाए। ईजेमार की सहायता से ये 6 स्ट्रक्चर जो बने वो ईजेमार की सहायता से बने थे, ईजेमार की सहायता से। उसके बाद 6 ही स्ट्रक्चर आपने वाजवेयर की सहायता से भी बनाए हैं, वाजवेयर की सहायता से ही बनाए हैं। और 6 ही स्ट्रक्चर जो है, 6 ही स्ट्रक्चर आपने सेल बी विल बी की सहायता से, सेल बी या विल बी की सहायता से भी बना लिए हैं। अब 6 स्ट्रक्चर इसी के इक्विवेलेंट में आपने 6 स्ट्रक्चर क्या बनाए हैं, हैज हैव की सहायता से बनाए हैं, हैज हैव की सहायता से बनाए हैं। ये 6 स्ट्रक्चर हैड की सहायता से बनाए आपने, और फिर 6 स्ट्रक्चर क्या बनाए आपने, सेल हैव विल हैव की सहायता से बनाए, सेल हैव विल हैव की सहायता से बनाए। तो अब आप देख रहे हैं कि 6 6 6 यानी 6 दूनी 12 18 और 6 दूनी 12 18 यानी 36 स्ट्रक्चर से अभी तक आप रूबरू हो गए। अभी तक का अगर आपका ऑन द होल अगर हम बात करें कि आपने क्या सीखा है, तो आपने लेटर से वर्ड बनाना सीख लिया, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लिया, सेंटेंस से पैसेज बनाना सीख लिया है, और इन 36 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंस बनाना सीख लिया है। उम्मीद है इसी तरीके से आप सीखने का प्रयास करते रहेंगे, और अगर आपने यह प्रयास इसी तरीके से जारी रखा तो वह दिन दूर नहीं, और दिन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स पैटर्न है कि इतना प्रैक्टिस सेट अगर हम लोग बना लेते हैं, इतने चैप्टर अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हम लोग सीख जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी है, और उसमें हम लोगों ने अच्छी खासी दूरी तय कर ली है। तो अब जो बचा है वह कम ही है, ठीक है,
लेकिन जितना बचा है सब पर ध्यान देना है, क्योंकि सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं और इतने कम लोग हैं, तो कम लोग कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट है तभी ये लोग आए हैं, नहीं तो इनमें भी से किसी को छोड़ा जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। तो जितने लोगों को पकड़ा है, वे लोग कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन सबको वन बाय वन देखें और ध्यान से देखें। और फिर वही कहूँगा कि हर हाल में प्रैक्टिस सेट ज़रूर बनाएँ। और बंधु, अभी तक आपको लगता है कि इतना वीडियो देखने के बाद और इतने प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद इस मटेरियल से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, इन वीडियोज़ से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो एक रिक्वेस्ट होगी कि आप इसे लाइक और शेयर करें और दूसरों को भी इन वीडियोज़ को देखने के लिए कहें, ताकि उनकी भी अंग्रेज़ी सुधर जाए और एक अच्छा माहौल बन पाए। अंग्रेज़ी के कारण जो परेशानी है, वो दूर किया जा सके और इसमें आपकी भी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो अब बहुत सारी बातें हो गई यहाँ तक में, अब मुझे लगता है कि इस वीडियो में अब इतनी ही बातें काफ़ी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।